पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में आपका पुनः स्वागत है। मैं आशीष सेंडे आपको लेखक डेविड जे स्वार्टेज की उस महान पुस्तक के वे नायाब पहलू आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, जिसे आप अपने जीवन में उतार कर अपने आप एक साधारण व्यक्तित्व से एक कामयाब व्यक्तित्व तक पहुंच सकते हैं। आज पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 3 प्रस्तुत है। पुस्तक के माध्यम से लेखक महोदय की विचारधारा में डूबने से पहले एक प्यार भरा आग्रह आपसे है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उन अपनों तक शेयर कर दें जिनके लिए आप अपने दिल में एक विशेष जगह बनाकर रहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का वह भाग जिसका नाम है विश्वास जगाए डर भगाए। जी हाँ, विश्वास जगाए डर भगाए। लेखक कहते हैं, जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें समझाते हैं, यह कहते हैं यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला उपचार से विश्वास नहीं जागता, न ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज़्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, संत्रास, यह सभी हमारी नकारात्मक, अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो जाता। जब डॉक्टर यह पता लगाता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद वह इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को भी बंद कर देता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव, इन सभी कारणों से ही हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियां आती है। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी उसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हम उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों ने आत्मविश्वास प्रचुरता से अपने अंदर किया है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है,
जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा यह कैसे करना है। लेखक आगे कहते हैं, उनके देश में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी जवान को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मज़ेदार था कि इतने बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी ये वयस्क लोग बुरी तरह आतंकित थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज़ आड़े आ रही थी, और वह थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज़्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता ही जाता है। हमें अभी इस बात को अपने सफल नियमों की नियमावली में लिख लेना चाहिए कि काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। लेखक कहते हैं, कुछ महीने पहले 40 साल का एक परेशान हाल एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। वह एक बड़े रिटेलिंग संगठन का महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाला व्यक्ति था। चिंतित स्वर में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम है। यह बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में यह संकेत दिया गया है कि मैं कंपनी की प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और यह सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को इस बात का एहसास है। मेरे सेल्समैन भी यह देख सकते हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव भी यह जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यह तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम उसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार
मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों न उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, आपके मामले में 2 तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो यह कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह को पता लगाए। हाँ, हो सकता है कि आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सके। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज़्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु यह किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख सकते हैं। हो सकता है कि वे आपको नौकरी से निकालने वाले हो, परंतु अगर आप उनको अपनी सलाह देंगे तो वे समस्या को समझकर आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप स्टोर के लिए अपना विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते कि टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थ से बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई थी। फिर उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं 2 कदम उठा सकता हूँ, दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहां से ज़्यादा तनख्वाह मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 1-2 विकल्प रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगारों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा आसान होता है। 2 दिन पहले ही यही एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। आपसे चर्चा के बाद मैं काम में जुट गया। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किया। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने इन सभी लोगों में उत्साह भर दिया। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है तो उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे
कि मैं आगे बढ़ने से पहले उनसे ऐसी पहल करूं कि वह मेरा भरपूर साथ दे। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। पिछले हफ्ते मेरी बिक्री पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुई और यह स्टोर की औसत बिक्री से भी काफ़ी अच्छी है। ओह, बहरहाल उसने कहा, मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मुझे 2 वैकल्पिक नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूँ, परंतु मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो चुका है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। अपने डर का कारण खोज ले, फिर उचित कदम उठाए। डर और उनके उपचार के कुछ उदाहरण इस किताब में इस प्रकार से बतलाए हैं, जिसे हम बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। डर के पहले प्रकार में है रंग रूप के कारण डर या झिझक, जिसका इलाज यह बतलाया गया है, अपना हुलिया सुधारे, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाए, अपने जूते चप्पल चमकाए, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो जाए। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपने उन सभी पुराने पोशाकों को नए तरह से तैयार करके इस डर को दूर किया जा सकता है। दूसरा जो डर यहाँ पर बतलाया गया है, किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। इसका इलाज बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज़ को सुधार ले जिससे आपके ग्राहक को आप में विश्वास कम होता है। तीसरा डर, परीक्षा में फेल हो जाने का डर, जिसका इलाज है चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय में अपने आप को पढ़ने में व्यतीत कर दे। पढ़ने में अपने आप को लगा के रखें, जिससे इस समस्या का समाधान समूल रूप से हो जाएगा। चौथे प्रकार का डर है आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर, जिसका इलाज है अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाए। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें, अपने बच्चों के साथ खेले, फिल्म देखने जाए। पांचवा डर, किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना, हवाई जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होना। जिसका इलाज किया जा सकता है अपने ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाए। प्रार्थना करें, ईश्वर का वंदन करें, जिससे इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। छठवां डर, यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जी हाँ, यह डरों में सबसे सार्वभौमिक डर होता है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जिसका इलाज इस तरह से है, यह सुनिश्चित कर ले कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दे। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम आज तक नहीं किया, अतः लोगों की परवाह किए बगैर एक बार अपने इरादे को मजबूत करके उस कार्य की सफलता के लिए अपने आप को सर्वोच्च रूप से न्यौछावर कर दे। सातवां डर, निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। इसका इलाज सभी पहलुओं पर विचार कर ले, फिर हौसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से
काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। जी हाँ, इससे आपके निवेश संबंधित भय से छुटकारा मिल सकता है। 8वां डर, लोगों का डर। चीज़ों को आत्मविश्वास के अभाव का कारण होती है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दे जिनसे यह सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद करें, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद करें, आपकी कक्षा 6वीं की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद करें, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था कि याद करें, और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकाल कर आपको देते हैं जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहे, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर। परंतु इस बार वे आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद करें, आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में वह शानदार काम किया था। याद करें, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद करें, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में क्या कहा करते थे। याद करें, मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकाल कर देंगे जिस तरह के विचार आप निकलना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। अपनी यादों के बैंक को अच्छा रखने का एक तरीका है, सोने जाने से पहले अपने यादों के बैंक में अच्छे विचार को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको जितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, इन चीज़ों को याद करें जो आपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। यह स्पष्ट होता है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ खड़ी कर देगा। चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें
धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और आपकी यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकाले, बाकी को यूं ही बेकार में पड़ा रहने दे और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी किले को फतह कर चुके हैं। आपको लगेगा आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नकारात्मक, खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हैं। आगे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 अभ्यास दिए जा रहे हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक अपने दिमाग में चिंतन करें, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस क्रम में पहला स्थान आता है आगे की बेंच पर बैठे। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी अन्य तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे के सीट सबसे पहले भर जाती है। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आए, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना ले कि आप जितना आगे बैठ सकते हो उतना आगे बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़ा ज़्यादा नज़रों में रहेंगे, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना भी बहुत ज़रूरी है। इस क्रम में दूसरी बात आती है नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आँखों में सीधे नहीं देखता तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है? इस व्यक्ति के इरादे में क्या है? आमतौर पर आँखों के संपर्क में असफलता के 2 बातें हमें सामने आती है। पहली, मैं आपके सामने आने पर असहज महसूस करता हूँ। मैं आपसे हीन अनुभव करता हूँ। मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। यह सामने वाले से आंखें न मिलाने से यह बात पता चलती है। मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नज़रें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। नज़रें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है, मैं ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं उसमें पूरी तरह यकीन करता हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। अपनी आँखों से काम ले। दूसरे व्यक्ति की आँखों में आँखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आएगा बल्कि इससे सामने वाले पर भी विश्वास जगने लगेगा। इसी क्रम में तीसरा उपाय है 25% तेज चले। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो जाते, हम कार से लौट जाते तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, डेवी यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो लोग किस तरह चल रहे हैं। माँ इस खेल को बहुत अच्छी तरह खेलती थी। वे कहा करती थी, उस आदमी को देखो, वह परेशान सा दिख रहा है। या तुम्हें क्या लगता है वह महिला क्या करने जा रही है? या उस आदमी की तरफ देखो, वह कोहरे में लिपटा हुआ लगता है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच मज़ेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से अच्छा पड़ता था। मुझे बाद में पता चला कि इस खेल को खेलने के पीछे माँ का एक कारण यह भी था और इससे ज़्यादा शिक्षा भी मिलती थी। मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ।
कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर और अपने चलने की गति को बदलकर अपने रवैयों को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखें, अगर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वह मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास शून्य होता है। औसत लोग औसत चाल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके चेहरे पर लिखा होता है मुझे अपने आप पर नाज है। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम लोगों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है, उनकी चाल दुनिया को बताती है मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बाद करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर ले, अपने सिर को ऊपर उठा ले और थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़े चले। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम स्वयं देखें। आत्मविश्वास बढ़ाने का चौथा प्रयोग, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूह के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। वह चुप्पा व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मूर्ख समझे, इसलिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरों के बारे में बहुत कम जानता हूँ। जितनी बार यह चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, वह अपने आप को उतना ही ज़्यादा अक्षम और हीन बनाता जाता है। अक्सर वह खुद से यह कमज़ोर सा वादा करता है कि वह दूसरों से बहुत कम बातों को जानता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है तो वह आत्मविश्वास को खत्म करने वाले जहर की एक खुराक की तरह उसे गटकता है। अपने आप पर उसका विश्वास इतना ही कम होता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने का 5वां तरीका, बड़ी मुस्कुराहट दे। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। यह छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा
खत्म कर देती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती, यह सिर्फ आपके मन से बुरी भावनाओं को ही नहीं हटाती, सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है। यहाँ इस भाग के अंत में 5 ऐसी तकनीकी बतलाई जा रही है जिसका प्रयोग करके डर दूर भगाया जा सकता है। पहला, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर ले और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दे। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दे। तीसरी बात, लोगों को सही पहलू से देखे। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। चौथी बात, वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। अपने हर काम से यह झलकने दे, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। पहली, आगे की बेंच पर बैठे